हेलो स्टूडेंट्स, झाम बाबा एआईटी चैनल पर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज क्लास 12th के लिए जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है, लेसन सोल्यूशन से पार्ट 4, जिसमें हम मोललता और मोल प्रभाव यानी मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो और इसके वीडियो के अंत में हम स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस का जो है न्यूमेरिकल्स का सॉल्व भी कराएंगे। और इस वीडियो में हम आपको मोलरता और मोललता और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी जो है सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोललता यानी जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहली बात तो मोलैलिटी होती क्या, मोललता होती क्या है। इसके पहले आपने पढ़ा था मोलरता। तो मोलरता में हमने आपको बताया था कि यदि 1 लीटर बिलियन में बिलीन जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम मोलरता कहते हैं। कुछ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आयतन पर डिपेंड करता था मोलरता जो होती है, लेकिन ये द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। विलयन की मोललता कहलाती है। आप पूरी डिफिनीशन लिखिएगा, हम थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं। आप आवाज़ को सुन करके पॉज करके वीडियो को रोक रोक करके जो है डिफिनीशन को अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। जो मोललता होती है ये द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब आपको याद होगा पहले हमने 1 लीटर, मोलरता के लिए 1 लीटर यूज किया था, लेकिन इसके लिए हम 1 किलोग्राम यूज कर रहे हैं। तो अगर इसके फार्मूले की बात की जाए कि बिलियन की मोललता का फार्मूला क्या होगा, तो हम मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलरता को कैपिटल एम से। तो हम लिख सकते हैं बिलियन की मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का भार, क्योंकि द्रव्यमान है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, भार यूज होगा। तो बिलियन का भार, और ये किस में होगा, आपका ग्राम। टोटल मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1000 से, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बाकी पीछे का जिस तरह से आपने कहा कि विलेय की मोलों की संख्या बराबर वही होता है कि विलेय का भार बटा अणु भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। तो उसी तरह से ये आपका न्यू फार्मूला मोललता का हो जाएगा कि विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार टोटल अपान हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार होगा यहाँ पर, विलायक का भार, यहाँ पर भी विलायक करिएगा, विलायक का भार, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो बिलियन की बात नहीं, विलायक की बात करेंगे। तो ये विलायक का भार हो जाएगा, जो कि किस में है, ग्राम में। तो इस तरह से ये मोलैलिटी यानी मोललता की जो है परिभाषा। जो मोललता होती है ये ताप पर निर्भर नहीं करती। हमने आपको बताया था कि मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ये आपके मल्टीपल चॉइस में आने वाले टॉपिक है जो हम आपको बता रहे हैं कि मोललता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोलरता का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से पूछा जाता है मल्टीपल क्वेश्चंस में। तो आप जानते रहिए कि मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि मोलरता जो होती है ये वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, आयतन से होती है, और आयतन पर ताप का जो है प्रभाव पड़ता है, बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से बढ़ाने घटाने से जो है बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैलिटी यानी मोललता के बारे में। तो जो मोलैलिटी होती है इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? मोललता पर ताप यानी मोललता ताप पर निर्भर, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता
ताप पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये द्रव्यमान से रिलेटेड होती है और द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए मोललता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो ये तो था मोललता के बारे में। अब इसके बाद जिस तरह से हमने वहाँ पर मोलर विलयन, नॉर्मल विलयन पढ़ा था, उसी तरह से यहाँ पर मोलल विलयन पढ़ेंगे और इसकी भी डिफिनेशन हम आपको बता दें। जो मोलल विलयन होता है, मोलल सल्यूशन इंग्लिश में कहा जाता है, मोलल सल्यूशन, इसकी डिफिनेशन होगी कि 1 किलोग्राम पदार्थ का, यानी जो विलायक होगा, विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर, 1 मोल उपस्थित होने पर विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। विलयन को मोलल विलयन कहते हैं। तो इस तरह से हम मोलल विलयन को डिफाइन कर सकते हैं कि विलायक के 1 किलोग्राम में पदार्थ का 1 मोल उपस्थित होने पर उसी विलयन को हम क्या कहेंगे? मोलल विलयन कहेंगे। तो उसी तरह से आप 1/10 1/100 कर सकते हैं। तो ये जो है मोलैलिटी और मोलल विलयन की परिभाषाएं और उसके फार्मूले के बारे में हमने आपको बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज डिस्कस करने के बाद हम आपको मोललता और मोल प्रभाज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी हम यहीं पर डिफाइन करेंगे। तो आप उसको भी, जिस स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है वो आपको आसानी से इस पर जो है वीडियो को देख करके वो समझ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज को कई नामों से जाना जाता है। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स इसको मोल फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे, मोल फ्रैक्शन। और कहीं कहीं पर आपको ये मोल अंश लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं, जो भी आप याद रखना चाहें, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को जो है मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इसी को कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप नोट्स में ज़रूर इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोल प्रभाज या मोल अंश कहते किसे हैं। मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो विलयन होता है, विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। इंग्लिश में उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन का मतलब शुरू में ही हमने आपको बताया। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं या 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है? सल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। इन 2 पार्टिकल्स को, 2 कंपोनेंट्स को मिला करके हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। और अगर किसी सॉल्यूशन में, हम आपको बाइनरी सॉल्यूशन की डिफिनेशन बता रहे हैं द्विअंगी विलयन की, कि यदि किसी भी विलयन में 2 पार्टिकल्स या 2 कंपोनेंट्स मौजूद हों तो वह हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो जो हमारा द्विअंगी विलयन होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक जो है आपका सॉल्वेंट का होता है और एक सॉल्यूट का होता है। तो ये जो डिफिनेशन मोल प्रभाज की होती है, हमको दोनों के अकॉर्डिंग लेनी होती है कि अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम आपको जो है मोल प्रभाज की परिभाषा बताते हैं। मोल प्रभाज की परिभाषा में हम कह सकते, अच्छा ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोल प्रभाज होता है विलायक और विलेय दोनों प्रकार के घटकों के लिए अलग अलग होता है और उनके हम अलग अलग प्रकार से जो है फार्मूला बनाते हैं। तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि विलयन के किसी घटक, चाहे वो विलायक हो या विलेय, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या, घटकों के
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का तो परिभाषा में हम कह सकते हैं कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के जो अनुपात होते हैं उसे घटक का हम मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं. इन इंग्लिश, the ratio between any components of a solution and total components of a solution is called the mole fraction or mole fraction, और इस तरह से हम इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं. ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए होता है, तो हम जो विलेय होता है विलेय के लिए स्मॉल एन यूज करते हैं, यानी जो सल्यूट होता है विलेय जो होता है स्मॉल एन, इसको सल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विलायक होता है और विलायक को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करिए. विलायक के मोलों की संख्या को विलायक के मोलों की संख्या के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं. तो कह सकते हैं कि यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के एन मोल उपस्थित हों और विलायक के कैपिटल एन मोल उपस्थित हों, तो जो हमारा फार्मूला होगा कैपिटल एन मोल उपस्थित हों, माफ कीजिएगा, उपस्थित हो तो विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग फार्मूला होगा. विलेय का मोल प्रभाज इक्वल होगा विलेय के मोलों की संख्या. हमने आपको डिफिनेशन में कहा था कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या जो होगी वो विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगी, या अनुपात जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज या मोल अंश कहेंगे या मोल फ्रैक्शन कहेंगे. तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या. ये तो हो गया विलेय का मोल प्रभाज. अब दूसरा वाला हम लिखते हैं कि विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा. विलायक का मोल प्रभाज, तो जो विलायक का मोल प्रभाज होगा वो होगा विलायक के मोलों की संख्या अपान विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या, या ऐसा भी लिख सकते हैं विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या. शॉर्टकट में यूज करना चाहे तो हमने कहा था कि विलेय के लिए स्मॉल एन यूज होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल एन अपान विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन प्लस विलायक के लिए कैपिटल एन होता है तो स्मॉल कैपिटल एन हो जाएगा. इसके लिए आपका हो जाएगा विलायक के लिए कैपिटल एन और विलायक के लिए विलेय आप पहले कह सकते हैं, विलायक कह सकते हैं, तो इसके लिए स्मॉल एन, इसके लिए कैपिटल एन. तो इस तरह से जो है ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा. आपको हमने पहले ही बताया था कि जो पदार्थ के मोलों की संख्या होती है, पदार्थ के मोलों की संख्या ये बराबर होती है किसके, पदार्थ का भार बटा अणुभार के, पदार्थ के अणुभार के, यानी इस W/M के. तो जहां अब जैसे सल्यूट के लिए हमने कैपिटल W कैपिटल एन और स्मॉल एन किया था, उसी तरह से पदार्थों के लिए भी कैपिटल W और स्मॉल W ऐसे भी यूज करेंगे. तो हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि विलेय का मोल प्रभाज इक्वल होगा
स्मॉल एन अपान प्लस कैपिटल एन के। तो स्मॉल एन का मतलब पदार्थ बटा मोलों की संख्या है ना, तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम पूरे का अपान स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम प्लस, अब विलायक के लिए कैपिटल डब्ल्यू यूज कर लीजिए प्लस कैपिटल एम यूज करिए, तो ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया। इसी तरह से आप विलायक का लिख सकते हैं कि विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के। तो इसके लिए भी लिखिए, कैपिटल है तो कैपिटल डब्लू बटा कैपिटल एम अपान स्मॉल है तो स्मॉल डब्लू बटा स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम। तो इस तरह से ये विलेय के लिए और ये विलायक के लिए दोनों जो है फार्मूले यूज हो जाएंगे। जहाँ इस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ स्मॉल डब्लू जो होगा ये विलेय का भार होगा, विलेय का भार, और स्मॉल डब्लू जो होगा स्मॉल एम जो होगा ये विलेय का अणुभार होगा, विलेय का अणुभार। जहाँ कैपिटल डब्लू विलायक का भार होगा, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, और इस कैपिटल एम विलायक का अणुभार होगा। तो इस तरह से विलायक का अणुभार, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के जो मोल प्रभाजों का कुल योग होता है वो एक होता है। किसी भी विलयन में विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का कुल योग जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी मोल फ्रैक्शन कि किसी भी सॉल्यूशन की बात की जाए, किसी भी सॉल्यूशन में जो विलेय के घटकों की संख्या होगी उस विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, यानी कि 2 घटक होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात की जाए तो एक विलेय होगा एक विलायक होगा, इन दोनों सभी सॉल्यूशन की बात की जाए तो कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो ये विलेय का घटक और ये विलेय प्लस विलायक यानी विलयन में जो घटक है सबका घटक का मिला करके जो रेशियो है उसी को हमने क्या कहा है, मोल प्रभाज कहा है, मोल फ्रैक्शन कहा है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो कल हमने जो थर्ड पार्ट में आपको मोलरता पढ़ाया था उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर मोलरता से संबंधित एक स्टूडेंट्स ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, एसिटिक अम्ल की मोलरता विलयन में ज्ञात करने के लिए पूछा था, तो हमने हम उसे भी जो है डिफाइन करेंगे। तो आगे आइए उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में भी आता है, कि जल की मोलरता से संबंधित पहला क्वेश्चन हम कराएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि जल की मोलरता की गणना कीजिए, जल की मोलरता की गणना कीजिए, जल की मोलरता की गणना कीजिए यदि जल का घनत्व, जल का घनत्व दिया है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml यानी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो। तो हमें जल की मोलरता की गणना करनी है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो हमें पता है कि जो जल की मोलरता होती है, जल की मोलरता इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या बटे मोलर आयतन जो उसका होता है, यानी जल का जो आयतन होता है, विलयन का जो आयतन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमारा फार्मूला मोलरता के लिए क्या होगा, जल की मोलरता बराबर होगी जल का भार, जल के मोलों की संख्या बटे आयतन होता है तो हम उसको सीधे सीधे लिखते हैं जल का भार बटे जल का अणुभार, और पूरे का अपान क्या होता है, जल का आयतन। किसमें होगा, ये मोलरता है, जल का आयतन ये होगा लीटर में। ठीक, तो इस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको जल का भार पता है, नहीं पता है, तो जल का भार निकालना होगा। जल का भार ये कितना होगा, तो जल का भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो जल का आयतन है, जल का आयतन है उसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा घनत्व से, जल के घनत्व से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं जल का आयतन 1 लीटर की बात की जा रही है, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, 1 को।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जल का भार आएगा वो 1000 ग्राम, क्योंकि ये 1 ml की बात कर रहा था कि 1 मिलीलीटर में जो है 1 ग्राम जो है घनत्व है, तो कितने में है, 1 मिलीलीटर में है। तो जो 1000 में होगा वो कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर में अगर 1 ग्राम है तो 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका जल का भार आपको पता हो जाएगा। अब दूसरी चीज जो हमको पता करनी है H2O का अणुभार। तो H2O का अणुभार कितना होता है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन H2O हाइड्रोजन के 1 होता है, तो 1 × 2 करेंगे धन 16 करेंगे इक्वल टू कितना होगा, 18 होगा। तो हमें भार भी पता हो गया। अब हमको जो है फार्मूले पर रख देना है। तो फार्मूला क्या कहता है कि जल का भार बटे जल का अणुभार बटे जल का आयतन। तो जल का भार कितना निकल करके आया, 1000, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ 1000 ग्राम। तो ये जो है जल का भार 1000 ग्राम बटे अणुभार हमारा 18 आया, और आयतन कितना है, 1 लीटर है। आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो इस तरह से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1895 1895 55.56 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर। मोलरता के लिए हमारा मोल प्रति लीटर होगा, नॉर्मलता के लिए तुल्यांक प्रति लीटर था। उसी तरह से जो है मोललता के लिए जब कहा जाएगा तब वहां पर हमारा किलोग्राम प्रति जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा तब। तो इस तरह से हम मोलरता निकाल सकते हैं। अब हम बता सकते हैं कि जल की मोलरता कितनी है। जल की मोलरता बराबर 55.56 मोल प्रति लीटर है। दूसरा क्वेश्चन अब हम जो है स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मोललता। हमने मोलरता से एक क्वेश्चन कराया, अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको मोललता से कराते हैं। और मोललता से जो क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट्स ने पूछा है हम उसको सॉल्व कराते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है कि एसिटिक अम्ल के 2.03 मोल जलीय विलयन का घनत्व 1.017 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए यदि CH3COOH का अणुभार 60 दिया है तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मोललता इसकी बतानी है। तो हमें पता है कि एसिटिक अम्ल के 2.03 मोल जलीय विलयन का घनत्व कितना दिया है, इतना दिया है। तो सबसे पहले हमको उसी तरह से जैसे हमने मोलरता की गणना की थी और उसमें जल का भार निकाला था, मोलरता वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें जल का भार निकाला था, सेम उसी तरह से हमें जो है यहाँ पर इस विलयन में जो है विलयन का भार निकालना है। तो विलयन का भार निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विलयन का भार निकालने के लिए हमें लिख सकते हैं कि विलयन का भार बराबर क्या होगा, हमें जो टोटल वॉल्यूम दिया होता है 1000 किलोग्राम, तो उसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है घनत्व से 1.017 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1017 ग्राम प्रति लीटर। तो ये हमारा जो है आ जाएगा विलयन का भार। अब हमको क्योंकि पता है कि CH3COOH का अणुभार दिया है और विलयन का हमको भार भी पता चल गया, तो अब हमें विलेय और विलायक का भार पता करना है। यानी कि सबसे पहले एसिटिक अम्ल का भार पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको पता है कि जो पदार्थ का भार होता है यानी कि जो मोलों की संख्या होती है वो बराबर होती है पदार्थ का भार और बटे अणुभार से। तो हमको मोलों की संख्या पता है, दिया है उसमें क्वेश्चन में 2.03 मोल, और पदार्थ का भार ये अज्ञात है, यही पता करना है, और अणुभार भी दिया है 60। तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो W बराबर हो जाएगा 60 × 2.03, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 121.8 ग्राम। ये विलयन में जो है पदार्थ का भार हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल का भार हो जाएगा। अब विलयन में जल का भार पता करना है, विलयन में यानी कि विलायक का भार पता करना है। विलयन में जल का भार बराबर कितना होगा, आप क्या करेंगे, जो टोटल विलयन का भार है उसमें से पदार्थ के भार को माइनस कर देंगे। तो टोटल विलयन का भार 1017 था, उसमें हम 121.8
जो पदार्थ का भार आया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा कितना, 895.2 ग्राम ये पदार्थ का भार आ जाएगा। तो अब इतना जब भार आ गया तो हमें जो है एसिटिक अम्ल की मोललता हमसे पूछा है कि मोललता क्या होगी। अब फार्मूले में हम सीधे सीधे रख देंगे तो जो हमारी मोललता होगी आएगी, अतः 1 किलोग्राम, क्योंकि मोललता की बात की जा रही है, 1 किलोग्राम पानी में एसिटिक अम्ल CH3COOH की मोललता इस माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोललता बराबर क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या 2.03 गुणे पूरा आयतन दिया है 1000 बटे 800 विलायक का भार 895, माफ कीजिएगा 895.2, और जब पूरा हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2.267 मोल प्रति किलोग्राम। ये मोललता के लिए यूनिट होती है, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए जो है अब तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं मोल प्रभाज से रिलेटेड। मोलरता से हमने एक सॉल्व कराया, आपको मोललता से एक सॉल्व कराया, और तीसरा हम लेते हैं जो है मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन से। क्वेश्चन दिया है कि यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आप लोगों के लिए जो एक होमवर्क है कि जो है यूरिया का फार्मूला और इसके अणुभार को निकाल करके आप हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो यूरिया का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल घटकों, यानी यूरिया के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। जल क्यों कहा हमने, क्योंकि पूछा है कि जलीय विलयन, तो हम दूसरा वाला यानी विलायक में जल में यूरिया को घोला गया है, तो जल क्या है, विलायक है, यूरिया क्या है, विलेय है। तो जल में मोलों की संख्या हमको बतानी है। तो सबसे पहले हमें यूरिया के मोलों की संख्या निकालनी होगी। तो यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पदार्थ यानी यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार करेंगे। तो अब यूरिया का भार क्या होगा, कैसे होगा, आपको पता ही नहीं कि जो लोगों ने ध्यान दिया होगा पीछे एग्जाम्पल में हमने भारानुसार प्रतिशत बताया था, तो उस आधार पर लोगों को पता हो गया होगा। जैसे कहा कि यूरिया के 6% भार से, तो इसका अभिप्राय ये है कि 100 ग्राम जल है और उस 100 ग्राम जल में 6 ग्राम जो है क्या है, यूरिया है। तो यूरिया का भार क्या हो गया, 6 ग्राम हो गया। क्या हुआ, 6 ग्राम। ये 6 ग्राम इसका भार हो गया। और यूरिया का अणुभार, फार्मूला और अणुभार आप निकाल के कमेंट में दीजिएगा। हम वैसे ही लिख रहे हैं 6 और अणुभार इसका होता है 60। कैसे होता है ये आप कमेंट में बताइएगा, फिर हम देखते हैं आपका सही होता है या नहीं। तो ये 6/60 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारे मोलों की संख्या आएगी कितनी होगी, 0.10। ये मोलों की संख्या आ जाएगी किसके, यूरिया के। अब दूसरा वाला है, हमको जल के मोलों की संख्या भी निकालनी है। तो ये निकालने के लिए पहले हम मोलों की संख्या निकाल ही लेते हैं। तो जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार बटा अणुभार। तो अब जल का भार क्या होगा, तो वही जो 6 ग्राम 100 में से निकला था माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, यानी 100 - 6 बराबर 94 होगा। चाहे आप 94 लिख लीजिएगा, चाहे 100 - 6 करके पूरे का बटा अणुभार 18 होता है जल का, तो ये आप कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 5.22। ये मोलों की संख्या आ जाएगी। अब फार्मूले में आप जो है सबको रख दीजिए। यूरिया के मोलों की संख्या कितनी आई थी, 0.10 अपान फिर यूरिया के मोलों की संख्या 0.10 प्लस यहाँ पर जल के मोलों की संख्या 5.22। तो ये आपका आया। आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 0.10 बटा 5.32 ये हो जाएगा ना। तो अब इसको आप पूरा डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.0188। ये जो है हो जाएगा मोल प्रभाज किसका, यूरिया का। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी आप इस तरह के जो है इक्वेशंस या एग्जांपल्स चाहते हैं कि हम और सॉल्व करें तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप हमसे डिस्कस करिए, कमेंट में अपने आंसर दीजिएगा।
धन्यवाद।